नमस्कार सभी को, कैसे हो आप सब। चलो बात करते हैं। कल हम बात कर रहे थे कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी और एक संपत्ति का अधिकार जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटाकर एक कानूनी अधिकार बनाया गया था। और वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। और उस क्रम में हम याद करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे समानता के अधिकार के बारे में। तो आज की जो हमारी क्लास होगी इसमें हम समानता के अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, समानता का जो अधिकार है ये अनुच्छेद संख्या 14 से लगाकर 18 तक इसका वर्णन देखने को मिलता है। अनुच्छेद संख्या 14 से लगाकर 18 तक। तो इसी क्रम से याद करेंगे, 14 में क्या है, 15 में क्या है, 18 तक सारा का सारा याद करेंगे। तो एक सूत्र आपको याद रखना है, वो है विधि वेदनी ए उ। इस सूत्र के आधार पर हमें पता चलेगा कि अनुच्छेद 14 में किसका वर्णन है, अनुच्छेद 15 में किसका है, 16 और 17, 18 में किसका वर्णन है। सिर्फ इस सूत्र के माध्यम से हम संपूर्ण समानता के अधिकार को याद करेंगे। इसमें हम बात करेंगे विधि, तो इसमें लगाएंगे अनुच्छेद 14, वेद में लगाएंगे अनुच्छेद 15, नी में लगाएंगे 16, ए में लगाएंगे 17 और उ में लगाएंगे 18। इस आधार पर हम पांचों के पांचों अनुच्छेदों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद संख्या 14 के बारे में। पहला शब्द उठाएंगे विधि, और अनुच्छेद संख्या 14 में वर्णन किया गया है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता कि कानून की दृष्टि से सब क्या है, समान है। ये जो प्रावधान ग्रहण किया गया है आपको याद रखना, इंग्लैंड से ग्रहण किया गया। साथ साथ नोट जरूर करें। विधि के समक्ष समानता इंग्लैंड से ग्रहण किया है। और इंग्लैंड का एक विद्वान था डायसी। डायसी का था रूल ऑफ द लॉ, इससे प्रभावित है। ये विधि के समक्ष जो समानता है ये डायसी का रूल ऑफ द लॉ से क्या है, प्रभावित है। ये तो उसके बाद हम बात करेंगे इसी में सेकंड कि विधियों का सम्मान संरक्षण होना चाहिए कि जो भी कानून बनाए जाते हैं संसद के द्वारा उसका समान रूप से संरक्षण होना चाहिए। इसका मीनिंग अर्थ ये होगा कि राज्य है ये सकारात्मक भेदभाव कर सकता है। सकारात्मक भेदभाव कर सकता है कि कानून की दृष्टि तो सब समान है, लेकिन राज्य चाहे ना तो सकारात्मक भेदभाव वो कर सकता है। सकारात्मक भेदभाव का मतलब ये हुआ कि ये है विकलांगों के लिए, गरीबों के लिए, वो पिछड़े हुए लोगों के लिए अलग से कानून निर्माण कर सकता है। कानूनों का निर्माण या विधि का निर्माण किया जा सकता है, ऐसा इसका मतलब है। और ये जो प्रावधान ग्रहण किया गया है इस तरह का अमेरिका से किया गया है। किससे किया गया? अमेरिका से किया गया है। एक बार दोबारा देखना है, विधि के समक्ष समानता कहां से ली गई है? इंग्लैंड से। और ये इंग्लैंड का एक विद्वान था जिसका नाम था डायसी। डायसी का रूल ऑफ द लॉ से क्या है, प्रभावित है। उसके बाद विधियों का समान रूप से संरक्षण होना चाहिए, और इसका अर्थ ये कि राज्य सकारात्मक भेदभाव कर सकता है। सकारात्मक भेदभाव का मतलब ये हुआ कि राज्य विकलांगों के लिए, गरीबों के लिए और पिछड़े हुए लोगों के लिए अलग से विधि का निर्माण कर सकता है। ऐसा प्रावधान कहाँ से ग्रहण किया गया है? अमेरिका से ग्रहण किया गया है। और ये ऐसा जो देखने को मिलता है अनुच्छेद संख्या 14 में देखने को मिलता है। आप इस बात को नोट कीजिए। हम बात करेंगे अनुच्छेद संख्या 15 की।
दूसरा शब्द उठाएंगे, ये तो हो गया हमारा भेद, और इससे बनाएंगे भेदभाव। तो इसका मतलब ये हुआ अनुच्छेद 15 में उल्लेख किया गया कि राज्य, जाति, धर्म, मूलवंश व जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 में क्या उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद संख्या 15 में उल्लेख किया गया है कि राज्य है ये किसी भी व्यक्ति के साथ है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, मूलवंश के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर। 4 बातें बताई हैं, जाति, धर्म, मूलवंश और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ऐसा जो उल्लेख में देखने को मिलता है वो अनुच्छेद संख्या 15 में देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करेंगे अनुच्छेद इसी में 15(3). 15(3) में उल्लेख किया गया है कि राज्य महिलाओं व बच्चों के लिए, महिलाओं व बच्चों के लिए अलग से कुछ प्रावधान कर सकता है। अब भेदभाव हो गया कि महिलाओं के लिए और बच्चों के साथ ये भेदभाव की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि इनको अलग से कुछ प्रावधान दिया जा सकता है। ऐसा उल्लेख किया गया है अनुच्छेद संख्या 15(3) में किया गया है। उसके बाद हम बात करेंगे 15(4) में। 15(4) में बताया गया है कि राज्य है वो अनुसूचित जाति, SC, अनुसूचित जनजाति, ST, जनजाति व अनुसूचित जाति, SC, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े हुए वर्गों के लिए, पिछड़े हुए वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। आप इसको नोट करना। अनुच्छेद संख्या 15(4) में क्या बताया गया है कि राज्य है ना वो भेदभाव की श्रेणी में नहीं आएगा ये, क्योंकि वो विशेष छूट दे रहा है एक प्रकार से, क्योंकि वो निम्न श्रेणी में आते हैं। अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े हुए वर्गों के जो लोग हैं उन्हें शैक्षणिक संस्थाओं में अलग से क्या दे सकता है? आरक्षण का प्रावधान राज्य कर सकता है। ऐसा में अनुच्छेद संख्या 15(4) में देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करेंगे, इसी में एक विवाद हुआ था मद्रास में। एक लड़की के एडमिशन को लेकर। एक लड़की के एडमिशन को लेकर जो आरक्षण से संबंधित था एडमिशन, लड़की का एडमिशन नहीं हुआ मद्रास में, तो लड़की ने सर्वोच्च न्यायालय में अपनी याचिका दायर कर दी। सर्वोच्च न्यायालय में याचिका लगाई। जब निर्णय आया तो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय यह था कि शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान नहीं होगा। उसके बाद प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत इस सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को बदल दिया गया। ये जो निर्णय आया था सर्वोच्च न्यायालय का, इस लड़की ने अपनी याचिका दायर की सर्वोच्च न्यायालय में कि आरक्षण के आधार पर मेरा एडमिशन होना था लेकिन एडमिशन नहीं हो पाया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया
निर्णय ये दिया कि शैक्षणिक संस्थाओं में किसी प्रकार आरक्षण नहीं होगा। लेकिन उसके बाद प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जो निर्णय ये लिया गया कि शैक्षणिक संस्थाओं में भी आरक्षण होगा। शैक्षणिक संस्थाओं में भी आरक्षण का प्रावधान होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े हुए वर्गों के लिए आरक्षण की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत प्रावधान जोड़ा गया। उसके बाद इसी में हम बात करेंगे अनुच्छेद संख्या 15 वाले में 95वां संविधान संशोधन, नोट जरूर करें आप। 2006 के तहत इंपॉर्टेंट पर्सन है उच्च शैक्षणिक संस्थाएं, उच्च शैक्षणिक संस्थाएं जैसे IIT, MMT आदि में भी आरक्षण का प्रावधान है। ऐसा जो प्रावधान किया गया वो किया गया 95वें संविधान संशोधन 2006 के तहत। अगर आपसे पूछा जाए उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े हुए वर्गों के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है वो किस संविधान संशोधन के तहत की गई है, तो आपको तुरंत जवाब देना है 95वां संविधान संशोधन 2006 के तहत उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अब दोस्तों हम बात करेंगे अनुच्छेद संख्या 16। अनुच्छेद संख्या 16 नी का मतलब होगा नियोजन। नियोजन के आधार पर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना, नियोजन के क्रम के आधार पर सही तरीके से नियोजित तरीके से रोजगार उपलब्ध करवाना, ऐसा लिखा गया है अनुच्छेद संख्या 16 में। और इसमें हम बात करेंगे अनुच्छेद संख्या 16 में नियोजन के आधार पर अवसर उपलब्ध करवाना। अनुच्छेद संख्या 16(3) में उल्लेख किया गया है कि राज्य उसके आवास स्थल, निवास स्थल या निवास स्थान भी बोल सकते हैं, के आधार पर रोजगार उपलब्ध करवा सकता है, रोजगार के अवसर दे सकता है, रोजगार के क्या दे सकता है, अवसर दे सकता है। लेकिन इसके संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार किसको होगा, संसद को होगा। ऐसा उल्लेख किया गया अनुच्छेद संख्या 3 में। देखिए अनुच्छेद संख्या 3 में क्या लिखा गया है कि राज्य आवास स्थल या निवास स्थान के आधार पर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएगा। लेकिन इसके संदर्भ में कानून कौन बनाएगा, संसद बनाएगी। कानून कौन बनाएगी, संसद के द्वारा बनाए जाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे अनुच्छेद संख्या 16(4) में लिखा गया है कि राज्य पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण उपलब्ध करवाएगा। पिछड़े लोगों के लिए क्या उपलब्ध कराएगा, आरक्षण उपलब्ध करवाएगा। कौन से लोगों के लिए, पिछड़े हुए लोगों के लिए। अब पिछड़े हुए लोग कौन हैं, ये समस्या सामने आ गई कि राज्य पिछड़े हुए लोगों के लिए आरक्षण तो उपलब्ध करवा देगा, लेकिन हर इंसान आके कहेगा कि मैं भी पिछड़ा हुआ हूं, मेरे को भी आरक्षण मिलना चाहिए। अब ये पिछड़े हुए लोगों की श्रेणी कौन सी होगी, तो पिछड़े हुए लोगों की श्रेणी में कौन शामिल होगा, उसके बारे में अलग अलग विवाद है, उनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो पिछड़े हुए लोगों की अगर हम बात करेंगे तो वे लोग जिनको सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, जिनको सरकारी नौकरियों में प्राप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, वो किसकी श्रेणी में आते हैं, पिछड़े हुए लोगों की श्रेणी में आते हैं। इसकी जांच के लिए 1953 में एक आयोग बनाया गया और उस आयोग का नाम था काका
का लेकर आयोग, काका का लेकर आयोग बिठाया गया कि पिछड़े हुए लोगों की श्रेणी बनाइए आप। इसने अपनी रिपोर्ट दी 1955 में। अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? 1955 में। आयोग कब बनाया था? 1953 में बनाया था, सॉरी 1953 में आयोग बनाया और 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी। तो रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया। इसकी जो सिफारिश थी उस सिफारिश को लागू नहीं किया गया। इसकी सिफारिश को लागू नहीं किया गया। पिछड़े वे लोग कौन है, इसके लिए काका कालेकर आयोग ने अपनी जो सिफारिश दी थी 1955 में उसको लागू नहीं किया गया। और इसके बाद मोरारजी देसाई की सरकार में, मोरारजी देसाई की सरकार में 1978 में बीपी मंडल बनाएगा। बीपी मंडल वो था विंदेश्वरी प्रसाद मंडल, ये बिठाया गया। उसकी काका कालेकर आयोग की तो सिफारिश को लागू नहीं किया गया। और उसके बाद मोरारजी देसाई की सरकार में 1978 में बीपी मंडल बिठाएगा, विंदेश्वरी प्रसाद मंडल। इसने अपना कार्य शुरू किया, काम शुरू किया 1969 में। 1969 में अपना कार्य शुरू करना कर दिया। उसके बाद इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट दी थी उसको लागू किया गया 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में। इस आयोग की सिफारिशों को क्या कर लिया गया? लागू कर लिया गया। और पिछड़े हुए लोगों की जो अलग अलग प्रकार की श्रेणियां थी उनको बांट दिया। अब हम बात करेंगे जैसे राजस्थान में और केंद्र में उन इस आयोग की जो सिफारिशें थी उनके बारे में हम पढ़ते हैं। एससी के बारे में पढ़ेंगे तो एससी का आरक्षण है 16%, लेकिन केंद्र सरकार में कितना प्रतिशत है? 15% है। एसटी की बात करेंगे, यहाँ पर 12% है राज्य राजस्थान में, यहाँ पर ओनली 7.5% है। कितना है? 7.5% है। और यहाँ पर राजस्थान में ओबीसी का है 21%, लेकिन केंद्र में कितना परसेंट है? 27% है। इस प्रकार से आयोग की सिफारिशों को क्या किया गया? लागू किया गया। ये जो प्रावधान है आप नोट करें इसको। ये कौन सा? बीपी मंडल की सिफारिशें हैं। इनको 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में क्या कर लिया गया? लागू कर लिया गया था। ये जो जितनी भी बातें आपको इसमें बताई जा रही है इसको नोट कीजिए, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में पुटअप होकर आने वाले प्रश्न इन्हीं में से आते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। एक और मामला सामने आया ओबीसी वर्ग को लेकर और सामान्य वर्ग को लेकर। वो मामला है इंदिरा गांधी बनाम भारत सरकार या भारत संघ। ये मामला सामने आया 19 नवंबर 1992 को। मामला क्या था? आप नोट करना इस बात को। इंदिरा गांधी बनाम भारत संघ 19 नवंबर 1992। मामला ये था कि ओबीसी सामाजिक रूप से व शैक्षणिक रूप से, शैक्षणिक दृष्टि से व सामान्य वर्ग आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ नहीं है, पिछड़ा हुआ नहीं है। ये मामला सामने आया ओबीसी के लिए और सामान्य वर्ग के लिए कि ओबीसी है वो सामाजिक रूप से और शैक्षणिक दृष्टि से, और सामान्य वर्ग है आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ वर्ग की श्रेणी में नहीं आता है। लेकिन इसका निर्णय आया तो निर्णय में ये आया कि ओबीसी है, ये जो सामाजिक रूप से पिछड़ेपन की श्रेणी है ना, ये बात सिद्धांतिक है। क्या है? बिल्कुल सही बात है कि ओबीसी है सामाजिक रूप से क्या है? पिछड़ी हुई श्रेणी में आती है। तथा इसी निर्णय के बाद आरक्षण का प्रावधान किया गया। ओबीसी है और ये जो अन्य वर्ग है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, इनको 50% आरक्षण, कितने परसेंट है? 50% आरक्षण का प्रावधान। और सामान्य वर्ग के लिए भी कितने प्रतिशत का प्रावधान? 50% का प्रावधान किया गया। देखिए
50% तो ओबीसी हो गया, SC ST ये सभी आगे, इसमें 50% अलग से आरक्षण होगा। लेकिन सामान्य वर्ग है जो सभी के लिए है वो अलग से कितना होगा, 50% होगा। संपूर्ण 100 है, 100 में से मान लीजिए 50% 100 अलग हो गया और 50% सामान्य वर्ग। सामान्य वर्ग का मतलब इसमें सभी काउंट होंगे और समय के साथ साथ इसे बढ़ाया भी जा सकता है। ये ऐसा प्रावधान जोड़ा गया इंदिरा गांधी बनाम भारत संघ। ये विवाद हुआ था 19 नवंबर 1992 को। ये हमने पढ़ा किसके बारे में, अनुच्छेद संख्या 16 के बारे में, जिसमें हमने रोजगार के अवसर और नियोजन के आधार पर बातों को पढ़ा। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद संख्या 17 के बारे में। ए उठाएंगे, ये हो गया, ये हो गया ए का मतलब असपरिचिता, असपरिचिता का अंत। अभी पीछे रीट का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, पीछे रेलवे एसआई का पेपर हुआ था उसमें भी ये पुटअप होके आया था प्रश्न कि असपरिचिता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना। अनुच्छेद संख्या 17, असपरिचिता का अंत अनुच्छेद संख्या 17 के तहत किया गया। छुआछूत किसी भी आधार पर उसके मनुष्य के साथ क्या नहीं की जाएगी, छुआछूत नहीं की जाएगी, अर्थात असपरिचिता का क्या किया गया है, अंत किया गया है। उसके बाद हम बात करेंगे अनुच्छेद संख्या 18, ऊ उठाएंगे। अनुच्छेद संख्या 18 ऊ का मतलब बनाएंगे उपाधि, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। देखिए कोई गैर कानूनी ढंग से उपाधि दान की गई है उसका क्या किया गया है, अंत। जैसे सेना में कुछ उपाधियां दी गई है, किसी को मेजर बना दिया, किसी को कर्नल बना दिया, किसी को लेफ्टिनेंट बना दिया, वो सरकारी उपाधि है। इसके अलावा कोई गैर कानूनी ढंग से जो कोई उपाधि दान की गई है उसको उसका अंत किया गया है। और वो गैर कानूनी ढंग से प्राप्त की गई उपाधियों का अंत कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया है, अनुच्छेद संख्या 18 के तहत गैर कानूनी ढंग से प्राप्त की गई उपाधियों का क्या किया गया है, अंत किया गया है। ये दोस्तों हमने समानता के अधिकार के बारे में पढ़ा, जिसमें अनुच्छेद संख्या 14 में विधि के समक्ष समानता, उसके बाद अनुच्छेद 15 में हमने भेदभाव के बारे में पढ़ा, अनुच्छेद संख्या 16 में अवसर की समानता और नियोजन के बारे में पढ़ा, अनुच्छेद संख्या 17 में असपरिचिता के बारे में पढ़ा और अनुच्छेद संख्या 18 में हमने उपाधियों के अंत के बारे में पढ़ा। इसमें जितने भी विवाद हुए थे और उस आयोग में काका कालेकर आयोग और बीपी मंडल आयोग के बारे में हमने पढ़ा, इंदिरा गांधी बनाम भारत सरकार का जो विवाद हुआ था 19 नवंबर 1992 में, उसके बारे में हमने पढ़ा। जितने भी बातें थी समानता के अधिकार के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा और कंपटीशन एग्जाम में पुटअप होकर प्रश्न इन्हीं में से आते हैं। दोस्तों आपसे फिर से मैं निवेदन कर रहा हूँ, आपका सहयोग अगर लगातार अच्छे तरीके से बना रहा तो हमारी क्लासें और ज़्यादा अच्छे तरीके से चलेंगी। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अपने इस जीवनदान जी के यूट्यूब चैनल के परिवार को आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए। कल हम बात करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। मिलते हैं कल अगली क्लास में। धन्यवाद।